अस्मिता और नीरज बचपन के दोस्त थे और दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताया करते थे। एक दिन अस्मिता और नीरज ऑफिस से घर साथ में वापस आते हैं। वे नीरज के घर जाते हैं और नीरज की माँ कौशल्या उन्हें साथ में देखकर कहती है, अरे अस्मिता, अगर तू इस नालायक से प्यार करती है तो तू बता दे, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। और अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो तो फिर इतना घूमना फिरना बंद कर दो। सब लोगों को लगता है कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। कल को इस तरह तेरी और नीरज दोनों की शादी में दिक्कत आएगी। आंटी, मैं नीरज से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ और बेकार में अगर कोई हमारे रिश्ते के बारे में उल्टा सोचे तो सोचता रहे। माँ, हम बचपन से ही साथ बड़े हुए हैं, एक साथ स्कूल में गए हैं, कॉलेज में गए हैं। अगर कोई इस रिश्ते को नहीं समझता तो ये उसकी गलती है। हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, आजकल के बच्चों के बारे में तो कुछ समझ ही नहीं आता कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है और दिल में क्या चल रहा है। कौशल्या ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन कौशल्या के घर पंडित जी आते हैं और बताते हैं, कौशल्या बहन जी, आपके बेटे नीरज के लिए बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता मिला है। उसका नाम सारिका है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है और सबसे बड़ी बात, इकलौती बेटी है अपने माँ बाप की। तो दान दहेज भी अच्छा देंगे वो लोग। अगर लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है तो ये अच्छी बात है पंडित जी। बाकी हमें दान दहेज का ऐसा कोई भी लालच नहीं है और न ही हमें कुछ चाहिए। बस लड़की संस्कारी आ जाए और क्या। तो फिर कौशल्या जी, आपको ये लड़की जरूर पसंद आएगी। मैं जल्द से जल्द रिश्ते की बात चला देता हूँ और अगर सब कुछ कुशल मंगल रहा तो जल्दी ही सारिका इस घर की बहू बन जाएगी। ऐसे दिन गुजरते हैं और पंडित जी की चलाई हुई बात बन जाती है और सारिका और नीरज की शादी तय हो जाती है। और 1 महीने के बाद ही सारिका और नीरज की शादी हो जाती है। सारिका बहुत ही सुंदर थी और प्रैक्टिकल लड़की थी। ऐसे जब उसकी मुँह दिखाई की रस्म हो रही थी तभी अस्मिता कहती है, वैसे कुछ भी कहो सारिका, अगर मैं नीरज को थोड़ा सा भाव देती तो आज तुम्हारी जगह घूंघट में मैं बैठी होती और ये लोग मुँह दिखाई करके मुझे मुँह दिखाई का शगुन दे रहे होते। अस्मिता को लगा था कि ये बात सारिका को बुरी लग जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि सारिका बहुत प्रैक्टिकल थी और बातों का जवाब अच्छे से देना जानती थी। अब सारिका ने जवाब दिया, जब नीरज जी जैसे अच्छे पति मेरे नसीब में लिखे थे तो तुम यहाँ कैसे बैठ सकती थी। खैर कोई बात नहीं, सपने देखने पर किसी की रोक थोड़ी होती है। सपने देखना तो अच्छी बात है, तुम भी देख रही हो। अस्मिता जैसे ही सारिका का ये जवाब सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा चिढ़ होती है, क्योंकि उसे लगा था कि सारिका इनसिक्योर हो जाएगी। पर उसका दाव उल्टा पड़ गया और उसने अपने दोस्त नीरज के पास जाकर उसके कान में कहा, यार नीरज, तेरी बीवी तो बहुत उछलती है। अब किसी लड़की को तुम परेशान करने की कोशिश करोगी और वो तुम्हें पलटकर जवाब दे दे तो तुम्हारी गलती है ना, तुमने उससे पंगा लिया। नीरज का ये जवाब सुनकर अस्मिता चौंक जाती है, क्योंकि वैसे अक्सर नीरज हमेशा अस्मिता का साथ दिया करता था, लेकिन वो इस बार अपनी पत्नी का साथ देता है। अस्मिता चुप हो जाती है। अब नीरज अस्मिता को कम समय दिया करता था। एक दिन अस्मिता रात के समय नीरज को कॉल कर देती है। सारिका ने उसकी मिस्ड कॉल्स देखी और नीरज की फोन को साइलेंट कर दिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही नीरज ने फोन उठाया तो अस्मिता बोली, क्या यार नीरज, मैं तुझे कितनी देर से कॉल कर रही हूँ और तू मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा। यार बॉस ने ऑफिस का कुछ काम दे दिया था, वही कर रहा था और तेरी कॉल मुझे इसीलिए नहीं आई क्योंकि सारिका ने मेरा फोन साइलेंट कर दिया होगा। नीरज, तुझे अभी भी समझा रही हूँ, अपनी बीवी को संभाल ले, बहुत उछल रही है वो मेरी पत्नी है, उसे हक है मेरा फोन साइलेंट करने का। तुम्हें भी थोड़ा सोच समझकर कॉल करना चाहिए अस्मिता, रात के समय इस तरह कॉल करना गलत है। नीरज ये बोलकर कॉल कट कर देता है। अस्मिता को और बुरा लगता है। अब धीरे धीरे अस्मिता को सारिका से जलन होने लगी थी और जब से नीरज उससे दूर हुआ था उसे उस प्यार का एहसास होता है जो वो नीरज से करती थी, लेकिन कभी उसने महसूस नहीं किया। ये मुझे क्या हो रहा है? अगर नीरज मुझे समय नहीं दे रहा तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? अस्मिता के मन में धीरे धीरे नीरज के प्रति भावनाएं जगने लगी। अब उसने सोच लिया था कि वो नीरज और सारिका के बीच लड़ाई करवा कर रहेगी ताकि फिर से नीरज उसे समय देने लगे। ऐसे ही एक दिन अस्मिता नीरज के घर आती है। उस समय सारिका खाना परोस रही थी। सारिका ने कहा, बस अभी खाना बनाया है, आ जाओ बैठो, तुम भी खाना खा लो। अस्मिता भी टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर खाना खाने के लिए बैठ गई और खाने का एक निवाला खाते ही बोली, कितना गंदा खाना बनाती है नीरज तुम्हारी बीवी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अस्पताल में खाना खा रही हूँ। सारिका ने ये बात सुनने के बाद जवाब दिया, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो हॉस्पिटल में जाकर रोज खाना खाना छोड़ दो, फिर तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा। नीरज, अपनी बीवी को संभाल लो, ये बहुत उछल रही है। कौशल्या ये देख नहीं पाती जिस तरह से अस्मिता सारिका के बारे में बात कर रही थी और इस बार कौशल्या बोली, अस्मिता बेटा, थोड़ा सोच समझ कर बोलो, ये हमारे घर की बहू है, इसके बारे में कोई कुछ भी कहे मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद अस्मिता की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, इस कल की आई लड़की के लिए आप लोग मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं? पहले जब तक ये नहीं आई थी इस घर में मेरा कितना हक था, हर कोई मेरी बात सुनता था, लेकिन जब से ये लड़की आई है तब से कुछ ज्यादा ही उछल रही है और आप लोग इसे समझाने की जगह मुझे डांट रहे हैं। आज के बाद इस घर में मैं कभी नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूँ अब। अस्मिता ये बोलकर खाना छोड़कर वहाँ से चली जाती है। नीरज उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनती। इसके बाद सारिका ने नीरज से कहा, नीरज जी, अभी आपका उनके पीछे जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई है। आपको उनके पीछे जाते देखकर लोग गलत समझ सकते हैं। आप सुबह जाकर उन्हें मना लेना, वैसे भी आप दोनों का बचपन का रिश्ता है,
कौशल्या और नीरज सारिका की इतनी समझदारी भरी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने सारिका को इस घर की बहू बनाकर बिल्कुल ठीक फैसला किया है। अगले दिन नीरज किसी तरह अस्मिता को मनाकर घर लेकर आता है और अस्मिता सारिका से कहती है, सारिका मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं इनसिक्योर हो गई थी क्योंकि नीरज शुरू से मेरे साथ रहा है और शायद मैं नीरज को चाहने लगी, लेकिन मुझे इस बात का एहसास नीरज को खोने के बाद हुआ। अब मैं चाहकर भी उसके साथ नहीं रह सकती। नीरज पूरी तरह से तुम्हारा है, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं हमेशा अपनी लिमिट को याद रखूंगी। कोई बात नहीं अस्मिता, मेरे भी कॉलेज में दोस्त थे। मैं जानती हूँ दोस्ती के अंदर दो लोगों के बीच में कितना लगाव हो जाता है, लेकिन दोस्ती की और किसी पर हक जताने की एक लिमिट हो तो वो रिश्ता ज्यादा खूबसूरत लगता है। अच्छा हुआ कि मेरी दोनों बेटियों के बीच में सुलह हो गई, वरना मैं तो डर गई थी कि मैं किसका पक्ष लूंगी, क्योंकि मेरे लिए तो मेरी दोनों ही बेटियां मुझे जान से प्यारी हैं। अब पूरा परिवार प्यार से रहने लगता है। अब धीरे धीरे अस्मिता भी अपनी जिंदगी में मूव ऑन करने लगती है, क्योंकि नीरज के साथ उसका वैसे भी कोई फ्यूचर नहीं था। और कुछ महीने के बाद अस्मिता की भी शादी हो जाती है। शादी के फंक्शन में जब स्टेज पर अस्मिता और उसका पति खड़ा हुआ था तो सारिका ने उनसे जाकर कहा, चलो अच्छी बात है अस्मिता, तुम्हारी शादी हो गई, कम से कम अब तो मेरे पति पर डोरे डालना बंद करोगी। अस्मिता ने नकली गुस्से का मुंह बनाकर नीरज से कहा, नीरज देख क्या रहे हो, अपनी बीवी को संभाल लो, तुम्हारी बीवी बहुत उछल रही है। ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंस पड़े और अस्मिता भी अपनी जिंदगी में सेटल हो गई। लेकिन अस्मिता और नीरज की दोस्ती हमेशा ऐसे ही बरकरार। जबलपुर शहर में वृंदा अपने पति नामदेव के साथ रहती थी। वृंदा और नामदेव दोनों पति पत्नी मिलकर नारियल बर्फी का ठेला लगाते थे। उनकी नारियल बर्फी पूरे जबलपुर में प्रसिद्ध थी। दूर दूर से जब भी कोई जबलपुर आता था तो उनके ठेले की नारियल बर्फी जरूर खरीद कर ले जाता था। नामदेव और वृंदा का जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा था। दोनों बेटे भी स्कूल जाने वाले हो गए थे। समय पर घर का किराया भी नामदेव और वृंदा दे देते थे। नामदेव के मन में अब एक ही ख्वाहिश थी, वो थी अपना घर बनाने की। वृंदा, भगवान की कृपा से हमारा नारियल बर्फी का ठेला बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी तो इच्छा है कुछ ही समय में अब हम अपना घर और एक दुकान बना ही लेंगे। कब तक हम किराए के घर में रहेंगे? अपना घर होगा तो बचत और ज्यादा होगी। आप सही कह रहे हो, अपना घर और अपनी दुकान बन जाए तो बहुत आराम हो जाएगा। अच्छा, आप कुछ देर आराम करो, तब तक मैं बर्फी तैयार कर लेती हूँ, फिर शाम को ठेले पर चलेंगे। वृंदा बहुत ही स्वादिष्ट नारियल बर्फी बनाती थी। उसके हाथों में नारियल बर्फी बनाने की एक अलग ही कला थी। शाम के वक्त वृंदा और नामदेव दोनों नारियल बर्फी का ठेला लगाने निकलते हैं। नामदेव भाई, 2 जगह 1-1 किलो नारियल की बर्फी तोल देना। सतना शहर से दोनों बहनें आई हुई हैं और वो कहती हैं कि वो तुम्हारी नारियल बर्फी लेकर ही घर जाएंगी। पूरे जबलपुर में तुम्हारे ठेले की ही नारियल बर्फी बहुत प्रसिद्ध है। ये बात वो अच्छी तरह जानती है भाई। मनोहर भैया, ये नारियल बर्फी के स्वाद का श्रेय आप मेरी पत्नी वृंदा को ही दो। ये ना हो तो मैं भला अकेला कहाँ संभाल पाऊं। मैं तो बस नारियल लाकर दे देता हूँ, बर्फी बनाने का सारा काम तो इसी के हाथों में है। ये लो नामदेव, आपके पैसे। चलता हूँ, ठीक है? जय राम जी की। तुम तो मेरी बस यूं ही तारीफ करते रहते हो। अब घर चले, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। झूठी तारीफ क्या है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है ही, इसलिए तो हमारी अच्छी कमाई हो जाती है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। नामदेव ने अब तक 30,000 रुपए जोड़ लिए थे, पर एक दिन वृंदा छत से कपड़े उतार कर ला रही थी तो अचानक सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। वृंदा के सिर में चोट आती है और सीधे हाथ की हड्डी टूट जाती है। इनके सिर और माथे पर खरोंचे आई हैं और सीधे हाथ की कोहनी की हड्डी टूट गई है, जिसे ठीक होने में 2 महीने लग सकते हैं। वृंदा को पूरे आराम की जरूरत है। मम्मी, जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ मम्मी, अब हम दोनों आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। हम दोनों अपने स्कूल का काम भी समय पर कर लेंगे। पापा, मम्मी कब ठीक होंगी? डॉक्टर ने तुम्हारी मम्मी को दवाई दी है बेटा, अब आराम करने के लिए बोला है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तुम दोनों जाकर पढ़ाई करो। ये लो वृंदा, दवाई ले लो। मेरी वजह से आप सबको कितनी परेशानी हो रही है, मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। अब सारे काम कैसे होंगे, घर का बाहर का सब काम तुम कैसे करोगे? तुम चिंता मत करो, सब काम हो जाएंगे। अभी तुम दवाई लेकर आराम करो, जब तक मैं बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना देता हूँ। कहते हैं ना, दुख और सुख बिना बताए आता है। नामदेव और वृंदा के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक से इतना बड़ा दुख उनके सुखी जीवन को हिला गया था। नामदेव घर की देखभाल करता था। वृंदा के हाथ की हड्डी टूटी हुई थी, इसी वजह से वो कोई काम नहीं कर पाती थी। नारियल बर्फी का काम बहुत दिनों से बंद पड़ा था। इस वजह से नामदेव के पास जो जुड़े हुए पैसे थे वो सब वृंदा की दवाइयों, घर का किराया और घर खर्च में लग गए थे। नामदेव परेशान हो गया था। उसे नारियल बर्फी बनानी नहीं आती थी,
नहीं तो वो दिन में थोड़ी देर ठेला लगा भी लेता। क्या करूं भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर कैसे चलेगा? अगले महीने का घर का किराया फिर सिर पर आ गया है, वो भी देना है। पिछले 20 दिन से काम बंद पड़ा है, सब कैसे होगा? वृंदा नामदेव की परेशानी को समझ रही थी। वो भी जानती थी कि पिछले कुछ दिनों से नारियल बर्फी का काम रुका हुआ था। फिर वृंदा को एक उपाय सूझा। उसने नामदेव से कहा, सुनो जी, मैं चाहती हूँ नारियल बर्फी आप बनाओ। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी उस तरह से आप बनाते जाना। धीरे धीरे आप नारियल बर्फी बनानी सीख जाओगे। वृंदा, अगर थोड़ा बहुत भी स्वाद में फर्क आया तो काम पर असर पड़ जाएगा। लोग हमारी नारियल की बर्फी की बहुत तारीफ करते हैं। मुझे तो लगता है मैं नहीं बना पाऊंगा। आप मेरे ऊपर विश्वास करो, देखना आप बहुत अच्छी नारियल बर्फी बना लोगे और मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको बताती जाऊंगी, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे करना, ठीक है? चलो अब आप शुरू करो नारियल बर्फी बनाना। नामदेव नारियल बर्फी बनाना शुरू कर देता है। पहले तो उसे बहुत परेशानी होती है। धीरे धीरे वृंदा उसे सब कुछ समझाती जाती है। लाओ जरा चीनी तो चखाओ कैसी बनी है। ये तो बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट नारियल बर्फी आपने बनाई है मुझसे भी ज्यादा स्वादिष्ट। अब आप जल्दी से नारियल बर्फी का ठेला लेकर बाजार जाओ, देखना आपकी अच्छी कमाई होगी। ठीक है, तुम समय पर दवाई ले लेना, मैं जैसे ही काम खत्म हो जाएगा लौट आऊंगा। कुछ दिन तक नामदेव अकेला ही नारियल बर्फी बनाकर बाजार में बेचने जाने लगा। वृंदा ठीक हो चुकी थी, इसलिए उसने दोबारा धीरे धीरे नामदेव की मदद करना शुरू कर दिया था। एक दोपहर, नामदेव, मेरी बेटी की शादी में मैंने सब लड़के वालों को तुम्हारी नारियल की बर्फी के डिब्बे ही बांटने हैं, इसलिए बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट नारियल बर्फी बनकर तैयार हो जानी चाहिए। 1 हफ्ते बाद ही मेरी बेटी की शादी है, तुम ऑर्डर ले लो और ये 10,000 रुपए एडवांस के तौर पर रखो। हे ईश्वर, आज इतना बड़ा मिठाई का ऑर्डर मिल गया, मेरे लिए ये बहुत जरूरी था। घर जाकर वृंदा को बताऊंगा तो वो भी बहुत खुश होगी। नामदेव घर जाकर वृंदा को नए ऑर्डर मिलने की बात बताता है, जिसे सुनकर वृंदा बहुत खुश होती है। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब हम दोनों मिलकर नारियल बर्फी तैयार करेंगे, जिससे काम और भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि अब तो आप भी बहुत अच्छी नारियल बर्फी बनाने लगे हो। अब नारियल बर्फी वाली बीवी है तो पति तो अच्छी नारियल बर्फी बना ही लेगा ना वो तो है, सच कहा है। पति पत्नी का रिश्ता सचमुच सबसे अनोखा है, जहाँ दोनों ही सुख हो या दुख मिलकर बांटते हैं और अपनी जिंदगी को मिलकर जीते चले जाते हैं। धीरे धीरे वृंदा और नामदेव ने अपने काम को और बढ़ा लिया और एक दिन नामदेव और वृंदा की मेहनत से उनका सपना पूरा हो गया। उन्होंने अपना घर खरीद लिया और अपनी मिठाई की नई दुकान खोली, जहां पर उनकी नारियल बर्फी सबसे ज्यादा मशहूर थी।